नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम ने वोट के लिए देश में मुफ्त रेवड़ी बांटने के कल्चर को घातक बताया, जिस पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस धरती से अनगिनत सूरवीर पैदा किए हैं, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों को और भी ज़्यादा मेहनत करने पर हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का उपहार देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी तो 3 से 4 घंटे कम हुई ही है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहाँ सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा। नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी नए संकल्पों को लेकर अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही सबका साथ है, सबका विकास है, कोई पीछे ना छूटे, सब मिलकर काम करें। इस दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के छोटे छोटे जिले हवाई सेवा से जुड़े हैं, इसके लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं दशकों से उत्तर प्रदेश में आता जाता रहा हूं। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने मुझे जिम्मा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि अगर यूपी में अच्छी कानून व्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी हो तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को दूर करते हुए बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम कोई भी फैसला लें, निर्णय लें, नीति बनाएं, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा या नहीं। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत ही घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। तो वहीं रेवड़ी वाले इस बयान को लेकर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो यह संस्कृति से बच सकते हैं। रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं। इस तरीके का बयान अपने ट्विटर हैंडल से खुद अखिलेश यादव ने लिखा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट करते हुए रेवड़ी वाले बयान पर पलटवार किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना, लोगों का अच्छा और मुफ्त इलाज करवाना है। इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते हैं। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज 2 किस्म की राजनीति चल रही है, एक ईमानदार और दूसरी भ्रष्टाचार की। एक में आपने लोगों दोस्तों को हजारों करोड़ों के ठेके दिए जाते हैं, मंत्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं और दोस्तों को ठेके दिए जाते हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, फ्री का बीज दे रहे हैं, मुझे गालियां दी जा रही हैं और मेरा मजाक भी उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं और फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां दे रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को भविष्य अंधकार में था और अब तक भी इन बच्चों को कुछ हासिल नहीं हुआ था। पहले पढ़ाई नहीं होती थी, बोर्ड डेस्क नहीं थे, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। आज मैं इनका भविष्य बनाना रहा हूं और 75 साल से पहली बार 99% से ज़्यादा
रिजल्ट दिल्ली में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट को पीछे छोड़ 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट से नाम कटवाकर दिल्ली में सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया है। बुलेटिन में बात अब महाराष्ट्र की राजनीति की कर लेते हैं, जहां शिंदे गुट पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने हमला बोला। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को एकनाथ शिंदे की सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान में कोई सरकार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अवैध है। राज्य में लोगों को धोखा देकर सरकार बनाई गई है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर राज्यपाल पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जब राज्य में बारिश कहर बरपा रही है, तब राज्यपाल भगत सिंह कहां पर हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में हैजा फैला हुआ है, जिसके चलते लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। बाढ़ के कारण करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। राउत ने कहा कि राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 10 जुलाई के बीच बारिश से संबंधित घटनाओं में 83 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बुधवार को कहा गया कि 181 लोगों को हैजा से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हुई है। राउत ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य में कोई सरकार नहीं है, क्योंकि यह एक अवैध सरकार है। उन्होंने कहा कि बाढ़ राज्य में कहर बरपा रही है। राज्यपाल कहां पर हैं? वह कल तक हमें निर्देश दे रहे थे और अब उनका कोई अता पता नहीं है। राज्य के लिए अब उनके निर्देशों की ज़रूरत है। हालांकि संजय राउत ने इस बयान पर शिंदे गुट या फिर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जहां एक तरफ माना यह जा रहा था कि महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच सुलह हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने राज्य की शिंदे सरकार को निशाने पर लिया है, उससे लगता है कि जिन बातों के जरिए शिवसेना और बीजेपी और खासकर के शिंदे गुट की तरफ से प्रयास करके गठबंधन करवाने की बात की जा रही थी, उस पर अब पानी फिर सकता है। हालांकि संजय राउत आए दिन शिंदे सरकार को कटघरे में खड़ा करते ही रहते हैं और एक बार फिर से संजय राउत ने एकनाथ शिंदे सरकार को सवालों के घेरे में लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। हालांकि संजय राउत यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कई शिवसेना विधायक जिन्होंने पाला बदला था, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों के सर पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। शिवसेना सांसद ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टी की तरफ से विधायकों को अयोग्यता के लिए दायर की याचिका पर न्यायालय का फैसला आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अभी बागी विधायकों को शपथ दिलाना संविधान के मुताबिक नहीं है, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इस तीखे तेवर ने बता दिया कि मौजूदा शिंदे सरकार के खिलाफ संजय राउत बोलने में कोई कोताही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने लायक बात यह होगी कि जहाँ एक तरफ संजय राउत लगातार अपना आक्रामक अंदाज से शिवसेना पर हमला बोल रहे हैं, शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि इस पूरी लड़ाई में आखिरी बाजी कौन मारता है। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी के किए गए फैसलों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक में पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के फैसलों की समीक्षा की। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि योजनाओं में तेजी लाने के लिए करोड़ों के श्रम और मजदूरी की गई है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शहरों के नामकरण पर निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है और उचित प्रतिक्रिया का पालन नहीं किया गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में कई शहरों के नाम बदलने का फैसला सही ढंग से नहीं लिया गया, इसलिए इन निर्णयों की समीक्षा के लिए और विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसे आगे केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से लिए गए निर्णय ढहने वाले नहीं हैं, बल्कि
बढ़ती सरकार के निर्णय यही माने जाएंगे। मुझे यकीन है कि हर राज्य में इन फैसलों की सराहना करेगा। वहीं एक सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी, संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव, नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर लोकनेता डी पाटिल नवी इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। इसके अलावा मेट्रो, महाराष्ट्र ट्रांस हार्बर लिंक रोड और एमएमआरडीए के फ्लाईओवर जैसी विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कैबिनेट की बैठक में 60,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एमएमआरडीए के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी देने का भी निर्णय लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के नेता अजीत पवार पर भी निशाना साधा। फडणवीस ने आरोप लगाया कि हमारे फैसलों को महाविकास आघाड़ी की सरकार ने बदल दिया क्योंकि अब बहुत सफल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर से अब सरकार आने के बाद हम फिर से अच्छे ढंग से फैसले ले सकेंगे। तो जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव पास आता जा रहा है, कई पार्टी अपने समर्थन का ऐलान करती जा रही हैं। इस कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का ऐलान दिया है। देश का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। मतदान से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के साथ ही सत्ताधारी और विपक्षी खेमे एक्टिव मोड में हैं। अपने पक्ष में अधिक समर्थन जुटाने के लिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। लगातार बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच विपक्षी खेमे के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का साथ विपक्षी दलों को मिल गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को यशवंत सिन्हा के समर्थन को करने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी किस उम्मीदवार का समर्थन करे, इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी के सभी सांसद और विधायक यशवंत सिन्हा को अपना वोट देंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला अरविंद केजरीवाल और पीएसयू ने लिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजू जनता दल जैसी पार्टियां एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं। बता दें कि एनडीए में शामिल दलों के अलावा विपक्षी खेमे के कई दल भी पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सहयोगी रही सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी जनता दल और शिरोमणि अकाली दल यूडीपी ने भी एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान पहले से ही कर दिया था, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो देश में रुपये की बढ़ती कीमत को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। देश में रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 अंक से ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। कुछ नेताओं ने पीएम मोदी को देश के लिए हानिकारक तक बता दिया है। वहीं कुछ ने पीएम मोदी को उनके पुराने भाषण की याद दिलाई जब वे रुपये की गिरती कीमत को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सही तरीके से हमलावर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले बोलते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में राहुल ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों की याद दिलाई। राहुल ने लिखा कि देश निराश की गर्त में डूबा है, ये शब्द आप ही के हैं।
प्रधानमंत्री जी, उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपये की कीमत तेजी से गिरते देखकर उतने ही मौन हैं। इस तरीके का ट्वीट राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। कांग्रेसी नेताओं ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी और अन्य भगवा पार्टी के नेताओं ने रुपये में गिरावट को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना की थी। अब कांग्रेस पक्ष वापस इसी का जवाब दे रही है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रुपये की गिरावट को रोकने में असमर्थता के कारण सरकार अपना सारा विश्वास लोगों से खो रही है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब रुपया मार्गदर्शक मंडल की उम्र पार कर चुका है और उन्होंने और आगे रुपया कितना गिरेगा इस तरीके का सवाल सरकार से पूछा है और सरकार की साख को कितना गिराओगे। वाह मोदी जी। बता दें कि मार्गदर्शन मंडल बीजेपी के दिग्गजों को शामिल करने वाले आकाओं का एक समूह है। कांग्रेस ने 4 महीने के अंदर ही रुपयों के मूल्यों को 59 से 58 तक वापस लाया था। इस तरीके का बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिया। आपको बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार ने 4 महीने के अंदर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य को 69 रुपये से 58 रुपये तक वापस लाया था। उन्होंने कहा कि यह सब हाल ही के इतिहास का हिस्सा है, जो बीजेपी सरकार के लिए अपमान है। तो खेल जगत में पीवी सिंधु का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि सिंगापुर ओपन के फाइनल में अब पीवी सिंधु पहुंच चुकी हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन के फाइनल में पहुंच गई। उन्होंने सेमीफाइनल में मैच में जापान की सायना कावाकामी को 21-15 और 21-7 के अंतर से हरा दिया है। कावाकामी की रैंक सिंधु से नीचे थी और इस मैच में उनके जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी और अंत में यही हुआ। सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने इस साल सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन में 2 सुपर 300 खिताब जीते थे। इसके बाद वे सिंगापुर ओपन अपने नाम करने के लिए सिर्फ 1 कदम की दूरी पर पहुंच गई हैं। 32 मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में जीत के साथ सिंधु ने कावाकामी के खिलाफ अजय रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। वह इन दिनों खिलाड़ियों के बीच कुल 3 मैच हुए और तीनों सिंधु के नाम रहे। अब सिंधु इस सीजन के अपने सुपर 500 खिताब के कदम से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। सिंधु के खिलाफ विश्व रैंकिंग में 38वें नंबर के खिलाड़ी कावाकामी शुरुआती मुकाबले में नहीं दिखी। सिंधु ने भी शुरुआती में गलतियां की, लेकिन बाद में वापसी करते हुए ब्रेक तक 3 अंक की बढ़त बना ली। इसके बाद जापानी खिलाड़ी ने लय तोड़ी और दोनों के बीच 1-1 अंक के लिए संघर्ष होता दिखा। आखिरकार में सिंधु ने 18 और 14 की बढ़त बनाई और पहला गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में कावाकामी का संघर्ष जारी रहा और वे 0-5 के अंतर से पीछे रह गईं। इसके बाद सिंधु ने 11-4 और 11-5 की बढ़त बना ली। अंत में सिंधु ने दूसरे सेट की भी आसानी से जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।